हमारे साथ में जुड़ रहे हैं नीरव वखारिया जी। नीरव वखारिया जी, बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। और नीरव जी, सबसे पहले तो मैं निफ्टी पे आपका राय जानना चाहता हूं कि निफ्टी खिसकता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी उससे ज्यादा खिसकता हुआ दिख रहा है, चिंता की जरूरत है या नहीं? गुड आफ्टरनून रवि जी। नॉट रियली, मुझे लगता है कि मार्केट में आप देखो तो कंसोलिडेशन का रेंज बना हुआ है। लास्ट वीक से हम लोग देख रहे थे कि 15,650 और 15,900 की एक रेंज बनी है। कल हमने देखा 15,900 के ऊपर ओपनिंग हुआ था, फिर वहाँ पे टिकटिक का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया और बाजार का हल्की सुस्ती के साथ थोड़ा सा नीचे चल रहा। लगता है कि ऐसा कोई खास नेगेटिव यहाँ पे नहीं है। एक जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वही कंटिन्यू कर रहा है और हो सकता है कि एक आध दिन हम लोग और इस रेंज में रह सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट वीक में जिक्र किया था कि बहुत जल्द हम जो 16,000 क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि अगले एक आध सप्ताह के अंदर हम लोग 16,000 डिसेंसिवली ब्रेक कर ले और इसको ऊपर ट्रेड करें। तो 16,000 को तोड़ने से पहले किसी एक जो कंसोलिडेशन होना चाहिए, एक क्रुशियल साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके आसपास अभी हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे हैं। निफ्टी हो सकता है कि नीचे में 15,720 और 15,650 ये दो लेवल है नीचे के लिए, यहाँ पे एक सपोर्ट रहना चाहिए। और उसी तरह ऊपर में 15,850 15,900 का रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो निफ्टी और दूसरा जो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखो तो एक अच्छा रिकवरी दिखाई बैंक निफ्टी ने, 25,000 ऊपर में डिसेंसिव ट्रेड कर रहा है। आज भले थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हम देख रहे हैं, बट ऐसा कोई अलार्म लग नहीं रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है मार्केट को और उसलिए हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर में हम लोग अच्छा से पॉजिटिव मूड दिखाए और करंट लेवल से सब्सटेंशियल लेवल को ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जी, ठीक है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में बहुत सारी राय दे रहे हैं। दिनेश शर्मा जी कह रहे हैं एक्सटेंडेड आवर्स, थैंक यू सो मच सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ा सकते हैं। नीरव सर, एक चीज बताइए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को भी ट्रैक करते हैं, यूएस के बाजारों को खासकर? क्योंकि आज हमें कई सारे दर्शकों ने हमें एक राय दी है, एक फीडबैक दिया है और उनका कहना यह है कि यूएस के बाजारों पे भी हमें कुछ करना चाहिए। आप देखते हैं क्या यूएस के बाजारों को? हाँ जी, जरूर देखते हैं। यूएस मार्केट ध्यान में रखना चाहिए। आज की डेट में सारी मार्केट जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो आप किसी भी मार्केट को छोड़ नहीं सकते, आपको सारे ट्रेड करने पड़ते हैं। और अगर मैं डाउ जोन्स की या यूएस मार्केट्स की बात करूँ तो ओवरऑल जो डाउ जोन्स में भी अगर हम देखें तो एक वोलेटिलिटी के साथ हमने नीचे जाते हुए देखा था जब लास्ट में जब एक्शन होने वाला था। और वहाँ पे फिर जब एफओएमसी के जो भी डिसीजन आना हुआ था उसके बाद में हमने एक दो दिन नीचे जाने का फिर से देखा कि डाउ जोन्स ने एक अपनी रफ्तार पकड़ ली और उसका लगभग जितना भी लॉस था वो पूरा रिकवर कर किया। उसी तरह नैस्डैक में देखा तो काफी दिनों तक इसका थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, उसने भी अपना रिकवरी दिखाई और न्यू हाई पे फिर से ट्रेड करने लगा। तो ये दिखा रहा है कि जो यूएस मार्केट है उसमें भी कोई ऐसा खास नेगेटिव नहीं है और जो ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो यूएस मार्केट में डेवलप हुआ है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी अभी कोई ऐसा नेगेटिव सी यहाँ पर नहीं है। जी, ठीक है। तो इस पे क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक कह रहे हैं कि हमें यूएस मार्केट को भी ट्रैक करना चाहिए और ये पहला होगा, हम इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं, कि हम बहुत सारी पहली चीजें कर रहे हैं, देश में पहला ऐसा प्रयोग है, इस तरीके का चैनल पहले कभी नहीं हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। क्रिप्टो पे पहले कभी लाइव शो नहीं हुआ, इस तरीके की चीजें वो हमने पहली बार करी, तो उसमें एक ये भी चीज कोशिश करते हैं। ठीक है नीरव जी, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि बाजार एक दायरे में है और उस दायरे को अगर तोड़ेगा तो आपका किस तरफ, आपको किस तरफ ज्यादा उम्मीद है, या पहले कौन सा होगा, किस साइड तोड़ेगा, नीचे की तरफ या ऊपर ऊपर की तरफ? वेल, अभी तक बात जो पॉजिटिव है। अब देखो मार्केट में जो पिछले साल से जो तेजी शुरू हुई थी तो आप देखो लगातार हायर का हायर वोल्यूम की प्रोडक्शन बन रही है और हमने 2 महीने पहले 14,150 का लोड लगा और वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई। 15,400 का जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके और 15,400 को तोड़ने के बाद फिर हम उसके नीचे ट्रेड नहीं किए, हमने लगातार ऊपर ही ट्रेड किया और हमने 500-600 पॉइंट के ऊपर में एक नया हाई लगाया 15,200 के आसपास। तो एक अच्छा एक स्ट्रेंथ हमने देखने को मिला है। ठीक है, तो पिछले 4-5 दिन से बाजार रुका हुआ है,
तो आपके मन में थोड़ा सा एक संशय आ जाता है कि अब क्या करना चाहिए, कि नेगेटिव तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी हो गया है। बट आई थिंक अगर मैं पूरी साइकिल की बात करूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिस हिसाब से तेजी हुआ, पूरी अपनी ये जो साइकिल है वो पूरी साइकिल तेजी हुई है। तो इसमें साइकिल में जब हम लोग एक नई साइकिल में एंटर कर जाते हैं, तो जो उसमें मंदी का ट्रेंड है तो बहुत कम दिनों के लिए, बहुत कम लेवल्स के लिए रहता है। मेरे ख्याल से जरूर हो सकता है मंदी का, बट कोई बहुत लंबा नेगेटिव ट्रेंड रहने वाला नहीं वाला है। तो क्योंकि अभी हम लोग मान रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट जो मान रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल तक की ट्रेंड अप ट्रेंड जो है तेजी का कंटिन्यू कर सकता है। इसमें अगर कोई भी गिरावट आती है तो एक अच्छी बाइंग करने की संभावना रहेगी। और ये जो गिरावट आती है वो छोटे समय के लिए रहती है और एक छोटे से फॉल के लिए रहती है। थोड़ा सा स्पीड जरूर बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो छोटा होता है। तो जो इसको ध्यान में रख करके करना चाहिए कि आप ये मान के नहीं चल सकते कि अगर कोई चीज टूटने का तो बहुत ज्यादा 60% साफ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की बात है। अगर आपके पास कभी कोई स्टॉक आपने लिया है और अगर 15-20% नीचे भी आ जाता है, आप उसको होल्ड कर सकते हो या फिर दोबारा और उसको बाई कर सकते हो। तो पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। और क्योंकि मार्केट में इतनी इंटरनल वोलेटिलिटी रहती है, कुछ स्टॉक्स में से 15 से 20% तक का करेक्शन नॉर्मली हो जाता है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात मुझे लगती नहीं है। और निफ्टी की जहाँ तक बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 15,400 क्रॉस करने के बाद हम लोग डिसाइसिवली ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा तो डिप करे, लेकिन कोई मेजर सब्सटेंशियल मूव नीचे का लग नहीं रहा। ठीक है, नीचे का अगर लेवल नहीं देख रहे हैं और ऊपर की तरफ आपको लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो उस पॉजिटिव ट्रेंड में लीड कौन करेगा, सेक्टर कौन सा होगा और स्टॉक कौन सा हम ट्रैक करें? देखिए जो ऊपर में मैं सबसे पहले पर निफ्टी का जो मेरा टारगेट है वो मैं आपको दूं, 16,500 तक का एक नियर टर्म टारगेट मैं लेकर के चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा दूर का टारगेट नहीं ले रहा हूँ, 1 साल 2 साल का टारगेट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो नियर टर्म टारगेट है वो 16,500 लेकर के चल रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप चलना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अच्छे खासी तेजी के बाद ट्रेड कर रहे हैं। और जो सेक्टर की अगर बात करें तो अभी बैंकिंग का जिक्र किया मैंने। और क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो पिछले 10-12 दिनों का जो ट्रेंड था, एक डाउनवर्ड स्टॉकिंग ट्रेंड चैनल बना था, उसको ब्रेक किया और 35,000 को थोड़ा डिसेसिव ट्रेड कर रहा है। तो ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने अपना फिर से जो एक मीडियम ट्रेंड था उसको फिर से पकड़ लिया है और अब ये 37,000 प्लस जाने की तैयारी कर रहा है। आईटी सेक्टर ऑलरेडी लीड कर रहा है, ज्यादातर आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बड़े करेक्शन के बाद फिर से न्यू हाई की तरफ एंटर कर गए हैं। आईटी लीड कर रहा है। मैटर में मुझे लगता है कि फिर से दोबारा एक ट्रैक्शन शुरू हो गया है, करीब 15-20% का फॉल के बाद मेटल भी और रुक गया है और एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बना हुआ है। तो और अभी ये जो सेक्टर हम लोग ने चलते हुए देखा है, फार्मा, मेटल, आईटी और बैंक यही चलते रहे कि यूजुअल है। एक जो इस मार्केट में जो अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं है वो है कैपिटल गुड सेक्टर। और मुझे लगता है कैपिटल गुड सेक्टर में तेजी आने में अभी टाइम लगेगा। तो एलएनटी, भेल, पीए वगैरह जितने भी शेयर हैं आपको तेजी तो दिखाएंगे, लेकिन जो कंपैरेटिवली जो तेजी रहेगी वो मेटल में, फार्मा में और बैंकिंग और आईटी इन चारों में ज्यादा रहेगी। ठीक है, इन चारों सेक्टर में से कहाँ मौके निकलते हैं उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। एक हमारे सिद्धार्थ सिंह जी हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि एफएमसीजी में क्या कुछ संभावनाएं हैं और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ लेना हो एफएमसीजी में से, सेक्टर में से, तो क्या लिया जा सकता है? एफएमसीजी में डाबर एक मेरी पसंदगी का शेयर है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। डाबर को अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी न्यू हाई पर ट्रेड कर रहा है और एक स्ट्रेंथ भी हमें देखने को मिली है, लगातार एक तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ लग रहा है। तो मुझे लगता है कि डाबर में ध्यान रख सकते हो, इसमें आपको एक अच्छी तेजी दिख सकती है। और ऊपर में अभी तो करीब 570 के आसपास चल रहा है। 585 पे कभी नियर टर्म दे रहे हैं, उसको अगर ब्रेक करना है तो फिर नेक्स्ट इसका 650 670 तक जाने की संभावना है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग एक पिक है आपका, डाबर को देखा जा सकता है। ठीक है, तो नीरव जी, लेकिन आज बाजार में क्या कर रहे हैं? आज कुछ हमारे पास कहीं कोई मौका है अभी भी बाजार के अंदर में कुछ पैसे कमाने का?
पर देखिए मार्केट में रेंज बहुत छोटी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस छोटी रेंज में और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखो तो इतनी छोटी रेंज में आपको कोई ज्यादा ऐसा कोई ट्रेड मिल सकता है। तो आज जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कुछ आईटी के शेयर थोड़े ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं या फार्मा के शेयर ठीक कर रहे हैं, तो आप उनमें देख सकते हैं। फार्मा मुझे जरूर अच्छा लग रहा है, औरो फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, केडिला है, तो आप फार्मा सेक्टर में ध्यान रख सकते हो। बाकी अदरवाइज ओवरऑल मार्केट की रेंज छोटी है, साथ में जो स्टॉक्स की भी रेंज है वो भी काफी छोटी है, तो उस हिसाब से ऐसी कोई खास अपॉर्चुनिटी अभी पड़ी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं दर्शकों के सवाल ले लेता हूं सर। और उसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल था जो कि मैं दोबारा से लेना चाह रहा हूं और आपसे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि उस पर एक टेक्निकल व्यू मिलना जरूरी है। एशियन पेंट्स पे क्या सेल किया जा सकता है? डिपेंड करता है वो कौन से होराइजन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड है, उनको बेच करके मे बी एफएनओ में बेच ट्रेड करके एक एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए ट्रेड करना है, तो हो सकता है, क्योंकि अभी 2-3 समय थोड़ा सा वीक देख रहे हैं। बट अदरवाइज मतलब अगर इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड देखो तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है कि इसको बेच करके चला जा सकता है। तो अगर इंट्राडे या आपको एक दिन पोजीशन लेनी है तो आप बेच सकते हो, 5 10 12 रुपए के स्टॉक को मेंटेन करके चलो। और हो सकता है कि जो आपको 40-50 रुपए का देकर के जाए, लेकिन खास अभी कोई ऐसी वीकनेस है नहीं, तो मेरी ऐसी सलाह नहीं रहेगी कि आप बेच करके चलो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कहीं बेचने की कोई ऐसा कुछ ट्रिगर या कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। बस शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ही इंट्राडे में और कुछ ऐसा वाला तो भले ही कुछ किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसा नेगेटिव व्यू नहीं है। नीरव सर, ये जो नए आईपीओज आए इनको आपने ट्रैक किया है क्या? श्याम मेटेलिक्स पे एक सवाल है कि आपने देखा है उसको कि क्या है, कैसा किया जा सकता है नई लिस्ट? श्याम मेटालिक्स में अगर देखें तो जो इसका सब्सक्रिप्शन था काफी अच्छा था, करीब 60 गुना भरा था, और अच्छी लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद में थोड़ा सा दबाव हुआ रहा है, 2-3 से कुछ खास मूवमेंट नहीं है ये। और चल रही हम लोग ये देख रहे हैं ये का इस ट्रेंड का ट्रेंड रिवर्स करके आ रहा है पिछले 1 साल में। अगर आप देखो तो जितने भी स्टॉक्स में नई लिस्टिंग हुई है, वो इनिशियल यूफोरिया के बाद सारा यूफोरिया डाई डाउन हो गया है और एक छोटी सी रेलवे ट्रैक हो गया है। उसी तरह मुझे लगता है कि श्याम मेटल्स में कुछ उसी तरह का देखने को मिल रहा है। और अभी तो 2-3 दिन की ट्रेडिंग हुई, तो प्राइस के हिसाब से मैं कोई लेवल नहीं करवाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल इमीडिएट नियर टर्म में बड़ी मूवमेंट आने की संभावना कम है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बस चलते चलते नीरव जी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लिकर सेक्टर में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि बाय का कैंडिडेट हो सकता है इस समय भी? काफी सारे चल लिकर चुके में हैं। हाँ। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी है, करीब 520 का लो लगा था, और वहां से पिछले 1.5 महीने में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ में मैकडोल ने जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया है। मुझे मैकडोल जरूर अच्छा लगता है, यहाँ से लगता है कि 750 तक जाना चाहिए, और 750 को भी क्रॉस करने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो परमिशन है वो और तेजी का है। दूसरा और एक मुझे स्टॉक बनना है ग्लोबस स्पिरिट। ऑलरेडी स्टॉक काफी तेज हो गया, 300 रुपया वाला चीज करीब 600 रुपये का आपको सब ट्रेड करने लगा। तो स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है। बाइंग का तो मैं नहीं कहूंगा करंट लेवल पे बाइंग करके चल, क्योंकि ऑलरेडी अभी रिस्क टू रेशियो थोड़ा सा अनफेवरेबल हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि लेवल्स के हिसाब से हो सकता है कि करंट लेवल से अभी 10-20% तक का जंप दिखा सकता है। तो ग्लोबल स्पिरिट को ध्यान में रखें, नीचे में 500 तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर कोई टिप आता है और समवेयर अराउंड 500 मिलता है, तो बाइंग करने के लिए कभी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जी, ये हमारे यहाँ एक एक्सपर्ट ने 350-325 के आसपास में दिया था, और अब वो भी एग्जिट करा चुके हैं, उसमें प्रॉफिट बुक करा चुके हैं। सर एक सवाल एक लास्ट ले लेता हूँ चलते चलते। श्रेयसी जी का सवाल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड कॉलगेट दोनों में एंट्री प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पे होगा? एफएमसीजी स्टॉक काउंटर अभी अपना टावर का जिक्र किया, जी। और हिंदुस्तान लीवर की बात करें तो स्टॉक ने पिछले 6-8 महीने में अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन किया है। एक राइजिंग चैनल जैसा ट्रेंड बना हुआ जिसका रेजिस्टेंस है 2600 रुपए पे। तो ये लगता है कि 2600 रुपए इसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग बैरियर रहेगा, और 2600 उसके ऊपर क्लोजिंग आती है
फिर हम लोग एक नया लेवल इसका खोल सकते हैं, बट फिलहाल तो लगता है कि इसके लिए 2600 का एक काफी स्टॉक बैरियर रहेगा। और दूसरा जो स्टॉक था वो कोलगेट था। कोलगेट ने भी न्यू हाई के आसपास लगा करके फिर जो है एक छोटी सी दिन में कंसोलिडेशन करा। और जैसे अभी मैंने टावर की बात करी, उसी तरह कोलगेट में भी वो चार्ट उसी की तरह है। तो ये भी अच्छा लग रहा है और बाइंग कर सकते हैं, करंट लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 1750 का पहला लेवल रहेगा और 1750 क्रॉस करने के बाद में फिर आपको ये 2000 के आसपास का भी लेवल दिखा सकता है। तो कोलगेट भी जो है अच्छा लग रहा है। ठीक है। सब ऐसे समय तो पूरा हो गया और आपसे मैं बस लेकिन 1 मिनट और लूंगा आपका। और केदार महाजन जी का सवाल है टाटा स्टील बीएल पे, भूषण पे होगा शायद ये, उस पे क्या राय है? टाटा स्टील। हाँ टाटा टाटा स्टील, स्टील। टाटा बीएल पे, टाटा स्टील बीएल, वो भूषण स्टील होगा सर ये? टाटा स्टील ये सब देखो, मैं कहूँगा कि वर्टिकल मूव आई थी 2 महीने पहले और 50 से लेकर के 110 तक का जंप लगा है। उसके बाद में अभी एक कंसोलिडेशन पैटर्न है और थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है कंसोलिडेशन पैटर्न। और जिस हिसाब से पैटर्न डेवलप है उससे लगता नहीं है कि ये स्टॉक 85 के नीचे ब्रेक करेगा। तो ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें अभी भी ये जो तेजी है वो कंटिन्यू है और इसका थर्ड लेग अभी भी पेंडिंग है। तो ये आपको कभी भी जो है वो थर्ड लेग भी शुरू हो सकती है। 85 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो उसको ब्रेक करता हुआ निकलेगा और ऊपर में अगर 100 रुपए को क्रॉस करता है तो फिर इसका जो लॉन्ग टर्म अपट्रेंड है वो फिर से दोबारा रिज्यूम करेगा। और उसके बाद फिर जो रिसेट आई है 110 का उसको ब्रेक करके और न्यू हाई की तरफ चल देगा। ठीक है, तो इसमें एंट्री ली जा सकती है। ये राय है नीरव जी की कि ये जो एक राइज जो एक वो दिखाया था उसने जो बढ़त आई थी एक वाला, वो रनअप को फिर से रिज्यूम करेगा। तो ये बीच का एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जैसा पीरियड था जिसमें कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है अपने लोअर लेवल्स को, सपोर्ट्स के ऊपर ही रहा है। तो इसलिए अब इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। ओवरऑल बाजार में आप यही कह रहे हैं ना कि बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है? या एब्सोल्युटली बायोटेक्स का बाजार है और जो और बास है वो पॉजिटिव का है, तो तेजी के हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये राय है और इस राय को बाकी सारे एनालिस्ट के हिसाब से भी देखते रहिए कि क्योंकि सब अलग अलग तरीके से और अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से राय देते हैं। नीरव जी की राय है कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है, तेजी की पोजीशन बनाए रहेगी। बहुत शुक्रिया नीरव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच सर।